Now it is very important that how to calculate this working capital requirement. इसके अंदर बहुत सारे methods हैं. First we have already done percentage of sales method, जिसमें sales को base लिया जाता है और फिर working capital calculate किया जाता है. Second method जो है हमारा, that is percentage of total assets या fixed assets लिया जाता है. This method is not very popular, but it can be used for calculating working capital. This also we have done. थर्ड मेथड जो हम कर चुके हैं, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट मेथड माना जाता है, जिसमें वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है ये फॉर्मूला लगाकर, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइड बाय 365 प्लस बैंक एंड कैश बैलेंस. नाउ ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स. दैट इज रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास स्टॉक रॉ मटेरियल फॉर्म में कितनी देर के लिए रहा, ये भी हम कर चुके हैं. वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में हमारा इन्वेंट्री यानी स्टॉक कितनी देर के लिए रहा. फिनिश गुड्स कितनी देर के लिए हमारे पास रेडी अवेलेबल थे. एंड अल्टीमेटली कितना टाइम पीरियड लगता है सेल होने में और उसकी पेमेंट रिसीव करने में. तो जब भी हम ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करेंगे तो वी नीड टू कैलकुलेट ऑल दीज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन है. डायरेक्ट अगर सिर्फ फिनिश गुड्स की दी है तो हम फिनिश गुड्स को एज्यूम करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. नेक्स्ट मेथड जो हमने करना है, दैट इज क्रेडिटर्स फॉर वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस. ये इसी का ही पार्ट है ऑपरेटिंग साइकिल का. वाई? क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट माना जाता है कैश फॉर्म से, यानी कैश यूज किया रॉ मटेरियल स्टेज से पास होकर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स से अल्टीमेटली कैश वापस आता है. लेकिन ये जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, ये रॉ मटेरियल भी कई बार क्रेडिट पे खरीदा जाता है. सो इन क्रेडिटर्स को कितनी देर में कितने टाइम पीरियड में पेमेंट करनी है, और यहाँ डेटर से कितने टाइम पीरियड में कैश आना है. सो इस पे डिपेंड करता है कि एक कंपनी को, एक एंटरप्राइज को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी. मान लो क्रेडिटर्स को उन्होंने 20 डेज में पेमेंट करनी होती है, डेटर से उनको 60 डेज के बाद पेमेंट आती है. तो ऑब्वियसली ये जो गैप है 40 डेज का, ये 40 डेज में काम कैसे चलाना है, इसके लिए इस एंटरप्राइज को कैश की जरूरत पड़ेगी. सो दैट इज द रीजन दैट every enterprise calculate the creditors for wages and other expenses. इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, दैट इज प्रोडक्शन कितना किया जा रहा है इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम लैग डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज. ना एक्चुअल में इसका नाम वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स क्यों पड़ा? वेजेस एंड सैलरीज आर यूजुअली पेड मंथली, फोर्टनाइटली और वीकली बेसिस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड. तो एम्प्लॉइज को भी जो पेमेंट करता है एक एंटरप्राइज, वो भी एक लायबिलिटी है एंटरप्राइज के लिए. दैट इज वाई ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब हम कहते हैं क्रेडिटर्स फॉर वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी ये हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट कितनी देर बाद करनी है. लेकिन अगर जब हम वर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स लेते हैं, दैट मीन्स हम जो रॉ मटेरियल या कुछ भी खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, उनको पेमेंट कितनी देर के बाद करनी है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. सो the longer the payment period, greater is the amount of current liability towards employees or the funds. In the same way, other expenses may also have to be paid after a time lag. The amount of such outstanding expenses reduce the level of net working capital. अगर ये टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली काफी टाइम लैग के बाद पेमेंट करनी है, तो उस एंटरप्राइज को नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. लेकिन अगर ये टाइम पीरियड शॉर्ट है, यानी डेली बेसिस पे आप अपने वर्कर्स को पे कर रहे हो, फोर्टनाइट बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कर रहे हो, टाइम लैग कम है, तब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. उसी तरह ट्रेड क्रेडिटर्स, अगर ये टाइम पीरियड लंबा है, ज्यादा है, लेट्स सपोज क्रेडिटर्स को पेमेंट हमने करनी है 60 डेज के बाद और डेटर से हमें पेमेंट 20 डेज के बाद ही मिल जाती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास कैश इन हैंड होगा अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए. तो लॉन्गर द क्रेडिटर पीरियड, less is the requirement of working capital, less is the creditor period, more is the requirement of the working capital. Now ये creditor period हम calculate करते हैं ये फॉर्मूले से, प्रोडक्शन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल, क्योंकि हम रॉ मटेरियल क्रेडिट पे खरीदते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड अलाउड,
कितनी देर के लिए टाइम पीरियड अलाउ करा है हमारे क्रेडिटर्स ने, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर. हियर यू कैन टेक 365 और 360 days डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. Next, we need to have the total, record of कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है और बैंक में हमारे पास बैलेंस कितना है. ये हमें क्यों चाहिए? बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द ओवरऑल वर्किंग कैपिटल. ओवरऑल वर्किंग कैपिटल में इस फॉर्मूले में we required this bank and cash balance. So we need to have the total record of the cash in the bank account and cash in our hand. Next, prepaid expenses and accrued incomes. Now, prepaid expenses वो expenses हैं जो टाइम से पहले पे कर दी गई. They have to be paid in advance. So such prepayment of expenses should be estimated while calculating working capital. क्योंकि ऐसी फर्म को अगर प्रीपेड काफी पे करना पड़ता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं या कुछ एडवांस में पे करना पड़ता है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है. सिमिलरली, इफ अ फर्म एक्सपेक्ट्स टू रिसीव द एक्रूड इंटरेस्ट income, it represents current assets and should be considered while calculating working capital. Working capital needs of an enterprise are lower if prepaid expenses and accrued income are higher. Now, accrued income हम किसे कहते हैं? Income earned but not yet received. उसको रिसीव होने में टाइम लगना है और हमने यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस पे करने हैं. हमारे हाथ में फिर कैश होना जरूरी है. तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल हायर रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करती है इन सिचुएशंस पे. प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम की स्टेटस क्या है. नाउ अगर एक एंटरप्राइज के प्रीपेड एक्सपेंसेस काफी हाई हैं, प्रीपेड यानी इस साल का खर्चा वो लास्ट ईयर में पे कर चुके हैं. accrued income means income earned but not yet received. तो लास्ट ईयर जो accrued income है वो इस साल इनकम हमें रिसीव हो जाएगी क्योंकि वो लास्ट ईयर ही अर्न हो गई थी. तो इस तरह करंट ईयर में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो बैलेंस हो जाती है ड्यू टू द रीजन प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हाई हैं और accrued income भी हाई हैं. करंट ईयर में जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं पिछले साल, और पिछले साल जो हमने इनकम अर्न करी थी वो करंट ईयर में हमें रिसीव होगी. तो करंट ईयर में हमें जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो लो हो जाती है अगर हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम का स्टेटस हाई है. लेकिन अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम का स्टेटस लो है तब हमारे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी क्योंकि हमने करंट ईयर में ही सारे एक्सपेंसेस पे करने हैं और करंट ईयर में इनकम आनी है. लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इनकम इस टाइम प्रेजेंट टाइम पीरियड में थोड़ी कम है एज कंपेयर टू द एक्सपेंसेस, तब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. नाउ लास्ट पॉइंट अंडर दिस इज एडवांस रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. Sometimes a payment is received in advance along with the purchase order. Such advances reduces the amount of working capital requirement. हमारे पास एडवांस रिसीव हो गया है जो हमने काम करना है और उस एडवांस पेमेंट से ही हम सारे खर्चे पूरे कर लेंगे तो हमारे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिर कम हो जाती है. सिमिलरली अगर हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पे नहीं करनी, करंट लायबिलिटी अभी आउटस्टैंडिंग है, वो हम लेटर स्टेज पे कभी पे करेंगे, तो प्रेजेंट टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि अभी हमने पे नहीं करना और दूसरी तरफ हमारे को एडवांस मिल गया है तो हमारे पास कैश अवेलेबल है. सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. सो दिस इज द रीजन कि वी नीड टू कैलकुलेट ऑल दीज मेथड्स, ऑल दीज वैल्यूज अंडर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. सो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट है ये मेथड बिकॉज ऑफ द एडवांटेज इज दैट इट इज अ डिटेल मेथड एंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन. हमें ऑपरेटिंग साइकिल मेथड यूज करना है तो हमें ये सारे फॉर्मुलेज लगाकर ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो एक फर्म के पास क्लियर पिक्चर है कौन सी रॉ मटेरियल कितनी देर तक उनके वेयर हाउस में रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कितना टाइम पीरियड लगेगा मशीन में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में, और फिनिश गुड्स जब बन जाते हैं वो कितनी देर तक उन्हें स्टॉक करने पड़ेंगे, एंड अल्टीमेटली डेटर्स को सेल जब कर दिया तो कितनी देर बाद हमें पेमेंट आएगी, कितनी देर के बाद हमने अपनी वेजेस एंड सैलरीज पे करनी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी देर बाद करनी है, हमारे पास बैंक एंड कैश बैलेंस स्टेटस क्या है, प्री पेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस का स्टेटस क्या है. सो एक क्लियर पिक्चर फर्म की मिल जाती है हमें, वो भी एक्चुअल क्लियर पिक्चर, एक्चुअल स्टेटस हमें पता लग जाता है. सो इट गिव्स डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एज वेल एंड इट इज प्रिसाइज.
प्रिसाइज इन द सेंस कि हमें एक्यूरेटली पता लग जाता है कितना टाइम पीरियड में हमने पेमेंट करनी है, कितने टाइम पीरियड में हमें पेमेंट रिसीव हो जानी। लेकिन डिसएडवांटेज इसका सिर्फ यही है कि ये लेंदी प्रोसेस है, बट ऑब्वियसली कि इससे जो बेनिफिट हमें मिल रहा है, इससे जो क्लियर पिक्चर मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी मिल रही है ओनर को, ही विल बी रेडी टू डू दिस लेंदी प्रोसेस बिकॉज of the status of accuracy level that he is able to calculate. So it is based on estimation. अगर आपके estimation सही है, you are able to calculate with the formulas, then obviously you can plan for your enterprise. So risk definitely इसमें involve होता है, क्योंकि chances of error भी होते हैं। कई बार अगर हमने estimate गलत कर लिया, data गलत pick कर लिया, figures गलत pick कर ली, तो for this reason risk involve होता है। तो जब भी हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। इस तरह की स्टेटमेंट है दैट यू कैन सी, जिससे हमें पूरा करंट एसेट्स का स्टेटस पता लगता है एंड करंट लायबिलिटीज का स्टेटस पता लगता है। जैसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये मंथली बेस पे सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास कितने का है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है। अब जब वर्क इन प्रोग्रेस है तो वहां पे रॉ मटेरियल भी यूज होगा, लेबर भी यूज होगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी यूज होंगे। तो ये सारे खर्चे रिलेटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। देन फिनिश गुड्स मंथली कितने हैं, रॉ मटेरियल तैयार होके, एंड इसमें रॉ मटेरियल ऑब्वियसली लगेगा फिनिश गुड्स बनाने में, लेबर भी लगेगी, ओवरहेड का खर्चा भी लगेगा। तो ऐसे अलग अलग डालने से हमें क्लियरली पिक्चर में मिल जाती है कि फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए हमारा कितना खर्चा हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में हमारा कितना खर्चा हुआ, और रॉ मटेरियल को परचेज करने में हम कितना खर्चा कर रहे हैं। देन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स को सेल करने के लिए ऑब्वियसली कितने रॉ मटेरियल का हमने सेल करा, कितनी लेबर लगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट करके उसे माल भी पहुंचाना है, कितने हमने ओवरहेड एक्सपेंसेस करे, तो सेल करने का खर्चा भी हमारे सामने है। कितनी पेमेंट हमने रिसीव करी एडवांस में, एक्रूड इनकम हमारी कितनी है, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, बैलेंस ऑफ कैश कितना है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी होगी। इसके अलावा अगर हम करंट लायबिलिटीज इसमें से अगर माइनस कर देते हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव्ड, एनी अदर लायबिलिटी, तो वी गेट नेट वर्किंग कैपिटल। हाँ, एक और पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन दिया है फॉर मार्जिन फॉर कॉन्टीजेंसीज, कई फर्म्स ये प्रोविजन मेंटेन करती है ऑन द ग्राउंड्स की देयर में भी रिस्क की कहीं पे हमसे एरर हो गया है कैलकुलेशन का, हमने फिगर गलत रिकॉर्ड कर दी है, तो वो एक प्रोविजन लेकर चलती है जिसको कहते हैं मार्जिन फॉर कॉन्टीजेंसीज, वो ऐड कर दी जाती है ताकि हम एक्स्ट्रा लेकर चलें। वी ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा इन आवर पॉकेट की कल को जरूरत पड़ गई तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, इसीलिए ये प्रोविजन मार्जिन ऐड किया जाता है और उसके बाद ये नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट